एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश के तमाम जो देश के लिए शहीद हुए हैं उन तमाम लोगों को नमन करता हूं, और देश की भारत की भूमि में जिन्होंने जन्म लिया और उन तमाम लोग जो भारत में अमन चैन और सुकून कायम करने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उन तमाम लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस है आज, इसी के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ने उन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत से और जिस सपनों के साथ भारत का सपना देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, प्राण को निछावर कर दिया देश के खातिर, और वो शहीद हो गए, ऐसे तमाम शहीदों को मैं आज नमन करता हूं, याद करता हूं, क्योंकि आज उन्हीं के जो दृष्टिकोण थी, उनकी प्राणों की आहुति और उसके संघर्ष ने आज हमको स्वतंत्रता के लिए आज जो दिवस दिया मतलब भारत को स्वतंत्र किया, वो बड़ा जो है हम उन लोगों के ऋणी रहेंगे और तमाम लोग उनके ऋणी रहेंगे। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के दिन राजनीति तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जब बात देश के प्रधानमंत्री को हो, सर्वे के जगह पर बात हो, तो उनको तो राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो भी लाल किला के प्रचीर से। जब देश का संबोधन करने की बात हो, देश की जो है विकास के संबंध में उनका जो विकास मॉडल हो, उस पर बात करने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने भी आज के दिन भी उन्हें राजनीति का रास्ता चुन ही लिया, और जो शब्दों का प्रयोग और जो रणनीति वो बनाए, वो चुनाव को देखकर बनाए, विपक्ष को प्रहार करने के साथ बनाए, तो राजनीति तो हो ही जाती है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री आपके लाल किला के प्रचीर से बोलते हों या कहीं भी बोलते हों, लेकिन वो जो भी बोलते हैं वो राजनीति के दृष्टिकोण से बोलते हैं और अपने विपक्षियों को हमलावर करके बोलते हैं और चुनाव में फायदा लेने के लिए बोलते हैं। जी हाँ, तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस राजनीतिक शब्दों का प्रयोग किया और जिस पर विपक्ष के लोग हंगामा मचा रहे हैं, लगातार प्रहार कर रहे हैं, हमलावर है, तो इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने 3 शब्दों का जो प्रयोग किया वो राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया भ्रष्टाचार को लेकर, दूसरा उन्होंने जो है प्रहार किया वो परिवारवाद को लेकर, और तीसरा प्रहार वो किए तुष्टीकरण नीति को लेकर। उनका कहना था कि अगर ये तीनों चीज भारत के लोग इससे बच जाएंगे तो भारत का सपना, भारत के तमाम लोग जो सपने देखते हैं वो सपने साकार हो जाएंगे। यानी बातों को लबलोब यह निकलता है कि यदि इन 3 चीजें हटा दी जाए तो देश जो है वो 1 नंबर पायदान पर चले आएंगे, चाहे इकोनॉमिक की दृष्टि से हो या सब दृष्टिकोण से हो। ऐसे तो हम लोगों का मानना है कि विश्व में भारत की जो मान है, जो सम्मान है और जो व्यवस्थाएं हैं, रहन सहन है, वो विश्व में सबसे बेहतर है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो बात चली थी भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर और तुष्टीकरण नीति को लेकर। ये तुष्टीकरण शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में पाए जाते हैं। इसके क्या माने हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो बात छनकर आती है मैं उस पर बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने जो प्रहार किया भ्रष्टाचार को लेकर, और कल आप पार्टी के सांसद जो है संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के बाद सरकार पर भ्रष्टाचार का जो लंबी चौड़ी आरोप लगाए और कैग के मामले को रिपोर्ट का खुलासा करते हुए जो बात कही वो हिला देने वाली है। वैसे तो विपक्ष के लोग अब लगातार हमलावर तो बिल्कुल है। बात अगर राफेल को लेकर है तो सरकार को उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए राहुल गांधी सामने आए थे और जो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और वो कह रहे थे चौकीदार के बारे में, वो बड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आज हमारा इशू उधर नहीं है, लेकिन लगातार अडानी को लेकर भी जिस हिसाब से सरकार को जो है वो घेरते चले जा रहे थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, और आज माफ कीजिए कल जो है जो संजय सिंह जो है राज्यसभा के जो सदस्य हैं आप पार्टी के, जिसका निष्कासन अभी राज्यसभा में
किया गया था पूरे सत्र के लिए, वो इस वक्त में सरकार पे हमलावर है। और उन्होंने अपील किया कि मैं इंडिया गठबंधन से अपील करता हूं कि वो इस मामले को शिद्दत के साथ उठाए, कैग के मामले को, कैग के ऑडिट के मामले को पूरी तरह से एक्सपोज करें। जी हाँ, तो यह भी कहा जा रहा है कि अब भारत के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार को बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं रहा, और जो आरोप लगाए वो बड़ा बेहतरीन है और जानने के लिए है कि वो हुआ क्या, सच क्या है, वो तो अनकरीब सामने आ ही जाएगा। लेकिन संजय सिंह के जो आरोप है कि कैग के ऑडिट में जो घोटाले की बातें सामने आई है वो बड़ा दिलचस्प है। वो जो द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, बताते हैं वो कि जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क का जब एस्टिमेट बना, जब प्रोजेक्ट बना, तो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, लेकिन बाद में उसको 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाया जाने लगा है, जिसको लेकर कैग ने बड़ी आपत्ति जनाई। और संजय सिंह बड़ा हमलावर हुए कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क 250 करोड़, अब जोड़ लीजिए कितना गुना है, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर से कैसे बनाया गया। जी हां, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिमाग हैक कर जाएगा कि क्या ऐसा भी कोई रिपोर्ट है, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर क्या सड़क में बनाया जा रहा है, और बनाने वाले जब प्रोजेक्ट बनाया गया था तो वो किस हिसाब से 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाया था, जो उन्होंने बात अपने आप में हिला देने वाली है, समझ से परे है, और ये सब अमृत काल में ही चल रहा है। जी हां, और ये कह रहे हैं कि ये घोटालों का महा घोटाला है। बात यही नहीं रुकती है, वो आगे जो कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है और समझने के लायक है, और इस पर शक करने वाले शक तो बिल्कुल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत माला जो प्रोजेक्ट है उसके तहत बताया जाता है कि 75,000 किलोमीटर जो है सड़कें बनाई गई है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है 15 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर से इनका प्रोजेक्ट बनाया गया था। बाद में 25 करोड़ किलोमीटर प्रति किलोमीटर यानी 25 करोड़ प्रति किलोमीटर से इसका काम को अंजाम दिया गया। और बताते हैं कि अगर आंकड़ों पर गौर करें, यानी 75,000 सड़कें जो किलोमीटर बनाई गई है उसको अगर 10 करोड़ से गुना किया जाएंगे तो 7 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएंगे राशि। जी हाँ, करीब 7.5 लाख करोड़ का ये बड़ा घोटाला है। संजय सिंह की माने तो भारत में इससे बड़ा घोटाला कोई कर ही नहीं सकता है। ये बड़ा घोटाला है, और ये कोई आरोप संजय सिंह नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारे आरोप कैग की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। जी हाँ, सीएजी की रिपोर्ट याद कीजिए, कैग की रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट थी जिसको लेकर विनोद कुमार जी ने जो सनसनी फैला दी थी, और बाद में जब इस पर 2G और 4G और 3G और 5G के बारे में जो कह रहे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गया और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी, ये वही रिपोर्ट है, इसी तरह की रिपोर्ट। जी हाँ, अब इस रिपोर्ट के बारे में संजय सिंह जिस तरह से सरकार पे हमलावर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सिर्फ यही नहीं, वो बड़ा आरोप तो और भी लगाते हैं। वो तो जो पेंशन में जो घोटाले की बात भी लगातार कह रहे हैं कि उनका फंड का ट्रांसफर दूसरे मामले पर लेके किया गया है। बड़ा लंबा फेरिस्त है सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में 20 करोड़ रुपया घोटाले के बाद भी सामने ला रहे हैं। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण है। कई मामलों को लेकर वो लगातार हमलावर है। फेरिस्त तो बड़ी है, और लोग तो इस पर भी बड़ी और भी बात करते चले जाएंगे। समय है नहीं कि आपको लगातार हम पूरा डिटेल से बता सकें। कहने के मतलब है जो बात सामने आई है, क्या यह संभव है कि इंडिया गठबंधन
इस मामले को लेकर आगे ले जाएगी। तो फिर इस सारे मामले होते हुए और याद कीजिए 70,000 करोड़ के मामले घोटाले के बारे में जब महाराष्ट्र में जाकर प्रधानमंत्री कहते हैं और उसके ठीक चंद दिनों के बाद ही जब घोटालेबाजों में शामिल लोग जब सरकार में शामिल हो जाते हैं, मंत्री तक बनाए दे जाते हैं, तो फिर ये कहने का मतलब कौन सी है जिसके बारे में विपक्ष लगातार ये कहते हैं कि एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिस पर सब अंदर जाते हैं तो साफ सुथरा होकर निकलते हैं। यानी अगर भ्रष्टाचार ही करो तो वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाओ, तुम भ्रष्टाचार मुक्त आप हो जाओ, ये कहना चाहता है। ये शक है, विपक्षियों का आरोप भी है और शक भी। जी हाँ, मैं इसी बात को लेकर चल रहा था और फिर इसी बात को मैंने कहा ना कि राजनीति की जो बड़े बात से चालाकियों का, जो शब्दों का हेरफेर करते हैं और शब्द में जो चतुराई लाते हैं और लक्ष्यदार बातों से जो लुभाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहते कुछ और है, दिल में कुछ और होता है और करते कुछ और है। जी हाँ, ये तीनों चीज, कहते कुछ और है, दिल में कुछ और होता है, करते कुछ और है। जी हाँ, ये राजनीतिज्ञों का एक अलग से व्यवस्थाएं होती है। इस मामले पे सभी पार्टी कहीं ना कहीं नंगा तो जरूर होती है। चलिए, आज बात सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि 9 साल में बताते हैं कि सरकार पे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। लगे तो बहुत है, लेकिन वो साबित नहीं हुए। और बताया यह भी जाता है कि संभव है कि सरकार जब जाएगी तो घोटालों का की जांच करने के लिए एक पूरी सरकार को आना पड़ेगा। यानी 5 साल तक कोई सरकार जब आएगी तो सिर्फ घोटालों का ही जांच करते हुए नजर आएगी। इतनी बड़ी फेरहिस्त के बारे में विपक्ष के लोगों को शंका है और विपक्ष के लोग लगातार हमलावर इसी बात को लेकर है। और ये बात भ्रष्टाचार की इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि तमाम जो भारत माला का जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है सड़क बनाने का, ये सारे काम अडानी ग्रुप्स को दिए गए थे। जी हाँ, ये भी आरोप लगाते हैं। सब राज्यों में अलग अलग नामों से जो है अडानी प्रोजेक्ट के काम करने वाला है, यानी अडानी के ग्रुप्स जितने भी हैं वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग राज्यों में काम करते हुए नजर आए। जी हाँ, फिर वही बात, आज हिडनबर्ग की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हिडनबर्ग की जो बात है उसके मामले पे तो सेबी लगातार सुप्रीम कोर्ट में समय ले रहा है और फिर 15 दिन का फिर वक्त ले लिया। आगे आने वाले जो डेट में है पता चलेगा कि वो कौन से मामले और क्या जांच करके सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द करते हैं। बहरहाल, फिर हम दूसरी बात को करते हैं, परिवारवाद। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनका जो सीधा हमला है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो मेन लोग हैं, यानी गांधी परिवार पर हमलावर है और किसी पर नहीं है। वैसे देखा जाए तो गांधी फैमिली का पूरा एक इतिहास है जिसको इनकार नहीं करना चाहिए। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और जो है राजीव गांधी, तो ये सारे लोगों का जो समर्पण है और देश की उपलब्धियां हैं वो किसी से भुलाया नहीं जा सकता है। और जब बात हो आयरन लेडी इंदिरा गांधी का, तो याद कीजिए वही एक इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दी, यानी बांग्लादेश बना दिया। वही एक थी जो परमाणु की परीक्षण करने की सबसे पहली जोखिम अपने ऊपर ली। जी हाँ, और सिर्फ भारत नहीं, उस वक्त में पूरे विदेशों में अगर किसी का डंका बजता था तो वही आयरन लेडी का है। तभी तो वाजपेयी जी उनको दुर्गा का अवतार तक कहे थे। जी हाँ, आज सब लोग कटघरे में खड़े हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, जब उनकी माता, उनके राजीव गांधी के हत्या के बाद जब उनकी पत्नी यानी सोनिया गांधी आती है और उनकी जो सेक्रीफाइस था कि जब उनको प्रधानमंत्री बनने का जब पास हो गया, पूरे संसद लोग ये चाहते थे कांग्रेस के लोग कि सोनिया गांधी बने, तो जब यही शरद पवार जो गुलाटी मारते चलने में माहिर होते हैं, वो लोग आज उसका विरोध करते हुए पार्टी से अलग हो गए थे और कई दिग्गजों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन सोनिया गांधी ने अंततः मनमोहन सिंह का नाम को प्रस्ताव दिया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए। बहरहाल, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमलावर तो परिवार को बात को लेकर यही है। लेकिन अगर फेरियस देखा जाए तो राजनाथ सिंह के बच्चे भी जो है इस वक्त में विधायक हैं। बात यह किया जाए तो वर्तमान के पीयूष गोयल भी, उनके पिता भी राजनीतिज्ञ रहे हैं। ऐसे तो बड़ा फेरिस्त लंबी है, उस पर चले जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी
परिवारवाद से बचते हुए नजर नहीं आ रहे। अनुराग ठाकुर भी, उनके पिता भी पॉलिटिशियन थे और किस हद तक पॉलिटिशियन थे आपसे छुपी हुई नहीं है। तो ये कैसे कहना कि जो सिंधिया परिवार भी तो जो है, खासकर ज्योतिराज सिंधिया की मैं बात करता हूँ, जिसको पार्टी में शामिल किया और जिसको मंत्री बनाए, उनके पिता भी तो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने भी तो अपने पिता की विरासत को संभाला था। तो वंशवाद तो वहां भी है, परिवारवाद तो वहां भी है, और उनकी रिश्तेदार तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी है। तो सारे लोग परिवारवाद की बात करने वाले अपने गिरबान में जब झांकेंगे तो एक लंबी फेरिस्त नजर आएंगे। तो इस परिवारवाद से क्या है। दूसरी बात बड़ा महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। जब अखिलेश यादव पे बात हो, लालू यादव पे बात हो, या सोनिया गांधी के परिवार वाले पर, गांधी फैमिली पे हो, ये 3-4 फैमिली जो है, इसके बारे में ये बताना। स्टालिन भी हैं, उनके पिता भी पॉलिटिशियन रहे हैं, और ऐसा देखा जाए तो नवीन पटनायक के पिता भी रहे थे, बिजू पटनायक जी, अब नवीन पटनायक जी हैं। ये तमाम बड़े एक लिस्ट है। बहरहाल, तो आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि परिवारवाद उस वक्त में परिवारवाद नहीं रहता है जब वो टिकट से चुनाव लड़ता है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब चुनाव लड़ता है और जनता उसको चुनकर सांसद बनाती है या विधायक बनाती है, तो परिवारवाद का मुद्दा समाप्त हो जाता है। वो जनता के बीच जाते हैं। हाँ, परिवारवाद यदि पार्टी में परिवारवाद हो और वो उसको सिर्फ जनता इग्नोर कर दे, चुनाव में वो हार जाए और वो पार्टी में बने रहते हैं, वो परिवारवाद की संज्ञा में आएंगे, परिवारवाद के दायरे में आएंगे। लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं, अखिलेश यादव हो, उन्होंने संसद का रास्ता अपनाया था, उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। फिर परिवारवाद कहाँ है? जनता ने मुहर लगाई। अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें, उन्होंने भी जनता की तरफ रुख किया, चुनाव जीते, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब में चुनाव जीतते चले गए। और उसी तरह सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो और प्रियंका गांधी हो, चाहे कोई भी हो, चुनाव में जो लोग जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और वो सांसद बनाए जाते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवारवाद की बात करना बेमानी है। क्योंकि जनता के वोटों का मूल्यांकन कोई एक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जी नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। जनता जिस दिन इस बात को समझेगी कि इस लोगों को हमको हरा देना है, तो हरा देती है। इसीलिए तो संसद का चुनाव जो है, राहुल गांधी भी हार गए और अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे और इंदिरा गांधी भी हारी, कई लोग चुनाव हारे। तो ये कहना, तो चुनाव में जनता तो सबक सिखाती है, तो परिवारवाद के मुद्दा के क्या माने। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस बातों को बोलकर मैं समाप्त करूंगा, लंबी होती चली जा रही है। तो तुष्टीकरण, मैंने कहा ना पहले, यह शब्द का डिक्शनरी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में होगा। आप किसी डिक्शनरी में शब्दों का प्रयोग नहीं देख सकते। जी हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ को अगर समझे तो कुछ और कहा जाता है, और लेकिन जो मायने निकाले जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। उसका स्पष्ट है कि जो लोग मुसलमानों के बारे में जो वोट बैंक की तरह जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, यानी मुसलमानों का वोट बैंक को जो राजनीतिक के रूप में जो साधा जाता है, उसको तुष्टीकरण की नीति के तहत देखा जाता है। यानी मुसलमानों को हित में की गई सब बातें तुष्टीकरण के दायरे में आता है। उनका कहना है, इसका साफ है कि चुनाव फायदा के लिए नहीं, मुसलमानों को वोट के लिए चुनाव में उनको फायदा है। लेकिन ये तो कोई नहीं बता पाता कि किस तरह का तुष्टीकरण नीति मुसलमानों को दी गई, कौन सा फायदा मुसलमानों को ऐसा दिया गया जो दूसरे लोगों को नहीं दिया गया, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़ दिया जाए। जो 4 शादियां या हलाला, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग हुआ, यह निश्चित तौर पर इस पर जो कार्रवाई चल रही है उसका तो स्वागत होना ही चाहिए। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या मिला? अगर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों का पहला हक है, इनके जो यहाँ का जो संपदा है या सब कुछ में जो मुसलमानों का पहला हक है, सिर्फ बोल देने से मुसलमानों को क्या हक मिल गया? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट को आप देखिए तो साफ पता चलेगा कि इस वक्त में मुस्लिमों का हालात क्या है। तो कांग्रेस ने क्या दे दिया मुसलमानों को, ये तो कांग्रेस वाले बता सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ मिला नहीं। तो ये कौन सी बात है? रही बात हज में सब्सिडी देने की बात,
तो वाजपेयी जी ने भी इसको बढ़ाया था। कौन से ऐसे बातें हैं जो तुष्टिकरण के दायरे में आता है, यह समझने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान आकर्षण है। और तुष्टिकरण की नीति अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता अपनाती है, और वो एक बड़े वर्ग को इससे प्रभावित करने के लिए तमाम प्रयास करता है। तो तुष्टिकरण कौन करता है, यह समझा जा सकता है। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।